चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। ये चैप्टर आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं या तीसरी बार पढ़ रहे हैं, आप कभी भी पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर को देख पाते हैं तो आपको एनसीईआरटी की छिपी हुई बातें समझने को मिलेंगी, कुछ जानने को मिलेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपका पहले से कुछ पॉइंट छूट रखा हो और रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग यहाँ पे देखते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये प्लांट फिजियो का पहला चैप्टर है। प्लांट फिजियो में टोटल 3 चैप्टर भी सिलेबस में पढ़ने हैं हमें। तो यहाँ से पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन बाय लाइन यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। जो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बातें होंगी मैं उसको बताते चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको अंडरलाइन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड किया गया है, किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? क्या आपने कभी वंडर किया है? क्या आपने कभी आश्चर्य किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट कहाँ से अपना भोजन लाते हैं? सोचा है कभी? हाँ, तो आप सोचिए। नहीं सोचा है तो सोचिए इस बात को। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their need. Green plant have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their food. यहाँ पर आप समझ में आ रहे हैं? नीड्स में यहाँ पर क्या आ रहा है? क्या उनको ज़रूरत है? खाना की ज़रूरत है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ग्रीन पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ग्रीन पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं तो ग्रीन पार्ट किस पे डिपेंड करेंगे? द ग्रीन प्लांट मेक और इधर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस एंड आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रोप। और उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोप बोला जाता है। तो ऑटोट्रोप किनको बोल रहे हैं हम लोग? तो जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ग्रीन प्लांट, यहाँ देख सकते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। द ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन पढ़ रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट autotrophic nutrition is found only in plant and all other organisms that depend on the green plant for food are heterotroph. कुछ को हेट्रोट्रॉप बोलते हैं, कुछ को ऑटोट्रॉप बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप किनको बोल रहे हैं? इस लाइन का यहाँ पर मीनिंग बताया गया है। जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, या तो फिर प्लांट पर डिपेंडेंट है या कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। नहीं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ से देख सकते हैं ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा, यहाँ पर ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रोसेस। जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वर्ड लिखा है ना, इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी का यूज करके और कुछ इन ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करके जो प्लांट है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है कि अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। दे यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय द प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस is the basis of life on earth. The photosynthesis is important due to two reasons. It is the primary source of all food on earth. It also responsible for the release of oxygen into the atmosphere of green plant. अब दो कारण। पहला कारण तो सबको पता है
दूसरा का कारण भी सबको पता है, और दो कारण क्या क्या हैं। तो यहाँ पे दो रीज़न आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का ज़रूरत क्यों है, वो दोनों रीज़न पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं, दो रीज़न। पहला क्या है, पहला है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। पहला रीज़न क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। और दूसरा का क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो दो रीज़न, फोटोसिंथेसिस दो रीज़न के लिए इम्पोर्टेंट है ना। पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, दूसरा ऑक्सीजन का रिलीज करवा रहा है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, पहला जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में क्या फोकस किया गया है यहाँ पे बात बताएंगे। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेसिस मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके प्रोसेस को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पैरा यहाँ पर क्या बोला गया, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट डू वी नो। यहाँ पे लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस ट्राई टू फाउंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, lights and CO2 are required for photosynthesis occur। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि यहाँ पे आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि अरे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट है ना जो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरोफिल का प्रेजेंस हम लोग कैसे देख रहे थे, लाइट और ये CO2 का कैसे देख रहे थे कि CO2 भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट भी नेसेसरी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, अभी भी एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे क्या क्या है। आपने स्टार्च वाला भी हम लोग देख रखा है, टेस्ट देखते थे, स्टार्च वाला टेस्ट कैसे करते थे ये भी पता है आपको। आयोडीन वाला टेस्ट करते थे ना, आयोडीन डालने पर उसका जो कलर है ब्लू ब्लैक हो जाता था, तो पता चलता था कि इसमें क्या है, स्टार्च का प्रेजेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये पैरा के आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मोल्स एक्सपेरिमेंट बताया गया है, मोल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मोल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये पैरा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे इस पैरा में क्या बताया गया है कि इस पैरा में ये बताया गया है कि अगर मैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में पत्ता को रखता हूँ, ठीक है, और उस पत्ता में यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, KOH डाल देता हूँ। इस टेस्ट ट्यूब में KOH डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये KOH क्या होगा, CO2 को क्या करेगा, ये ऑब्जर्व कर लेगा, CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा। अब्सेंस ऑफ CO2 क्या स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो इन द अब्सेंस ऑफ CO2 स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जिस पार्ट पे जो लीफ का पत्ता अंदर होगा टेस्ट ट्यूब में, क्या वहाँ पे स्टार्च बनेंगे, नहीं बनेंगे। जब उस पार्ट पे स्टार्च नहीं बनेंगे, या जो लीफ होंगे अंदर में, अगर पूरा का पूरा लीफ अंदर में है तो वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या आयोडीन का टेस्ट जो शो करता था स्टार्च, वो शो करेगा, नहीं करेगा। क्या आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस बात को पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। वो क्या एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट अभी बताया, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, मोल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, NCERT में नहीं दिया गया है, आपको याद नहीं हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट को। पुराने एक्सपेरिमेंट, अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ इस चीज़ को पढ़ेंगे। पुराने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले जो आज हम देख रहे हैं कि सिंपली हम लोग बोल देते हैं ना, सिंपली बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हाँ भैया CO2 लिए हैं, H2O लिए हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या बना दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग ग्लूकोज बना दे रहे हैं। ठीक है, तो CO2 और पानी भी ले लिए, सनलाइट भी ले लिए,
और यहाँ से हम लोग ग्लूकोज बना दे रहे हैं। क्या ये बात को पता करना इतना आसान था? नहीं। इस बात को पता करने में, ये कंप्लीट रिएक्शन को पता करने में साइंटिस्टों को 100 साल 200 साल भी लग गए टाइम। यहाँ पे बात स्टार्ट होती है 1733 से, और जस्ट मैं थोड़ा देर पहले बता चुका था, इसके पहले वीडियो में आपको मिलेगा कि वहाँ पे लगभग में वर्ल्ड वार 2, और वर्ल्ड वार 2 कब चल रहा था? 1945। तो ये टाइम आप याद रखेंगे, 1945 में लगभग ये वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो गया है। तो टाइम लाइन याद रखेंगे, 1770 का बात है, और 1770 से 1945, ये टाइम लाइन याद रखेंगे। लगभग 200 साल, लगभग 200 साल का टाइम लाइन है। और 200 साल में हमने पता लगाया ग्लूकोज का फॉर्मेशन का रिएक्शन हमने पता लगाया। कोई ये इतना आसान बात नहीं था उसका पाथवे को पता लगाना। तो आप इन चीज़ों को पहले छोटी छोटी चीज़ें पता चली गई, धीमे धीमे हम लोग 9th क्लास में आराम से पढ़ लेते हैं। हाँ भैया ग्लूकोज कैसे बना? तो CO2 आया एक तरफ से पानी आया, सनलाइट आया, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम लोग बना लिए ग्लूकोज। इतना आसान तो नहीं था ना, इतना आसान नहीं था। उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे धीमे धीमे और टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम है उनका? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले कब है? 1770 में। कब? 1770 में। 1770 में इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया? जोसेफ प्रिस्टले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया कि एयर का जो रोल है वो इसेंशियल है प्लांट का ग्रोथ में। एयर का रोल जो है वो प्लांट के ग्रोथ में इसेंशियल है। ये बात किसने बताया? ये बात बताया जोसेफ प्रिस्टले ने। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने करा? तो ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने। कब किया? 1774 में। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया? ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया। और कब किया? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवर्ड ऑक्सीजन 1774। डिस्कवर्ड ऑक्सीजन 1774। 1774 में ऑक्सीजन का भी डिस्कवरी करते हैं। ठीक है। सिल्ले और प्रिस्टले दो साइंटिस्ट से, दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है ऑक्सीजन का डिस्कवरी करने में। अगर आपको एक ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ पे प्रिस्टले को ही देखेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी आप प्रिस्टले को ही देंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन प्रिस्टले, और इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट प्रिस्टले। कब? 1770। 1770 का यहाँ पर टाइमलाइन है। कुछ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे डब्बा दिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। तो इस डब्बा को देखें सबसे पहले। इसमें एक में देखिए, एक में प्लांट भी है, चूहा भी है, और मोमबत्ती भी है। 3 चीज़ें हैं इसमें। एक प्लांट में चूहा है, मोमबत्ती भी है, और तीनों आराम से रह रहे हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, यहाँ पे प्लांट भी है, मोमबत्ती भी है, चूहा है, दोनों भी आराम से रह रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि धीमे धीमे क्या होगा। तीनों में एक सेटअप बना हुआ है, और सेटअप को यहाँ पे पढ़ते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। और सबको पता है कि अगर मैं एक केवल और केवल यहाँ पे प्लांट है, प्लांट नहीं है, केवल और चूहा है और मोमबत्ती है। तो केवल और चूहा और मोमबत्ती है, तो चूहा मोमबत्ती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोमबत्ती जल रहा है। मोमबत्ती जल रहा है तो सबको पता है कि जब जलेगा तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। धीमे धीमे ऑक्सीजन जब ख़त्म होगा, तो ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो ये चूहा को ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जब चूहा को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा तो चूहा आखिर में मर जाएगा। और चूहा को ऑक्सीजन जब मिल नहीं पाएगा तो धीमे धीमे ऑक्सीजन भी तो ख़त्म हो जाएगा इसमें से, और ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाएगा इसमें से, इस बेल जार से ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे मोमबत्ती भी बुझ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोमबत्ती बुझ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में,
कि अगर इसी सेटअप में मैं प्लांट को ऐड कर देता हूँ, इस सेटअप में यहाँ पे मैं प्लांट को ऐड कर रहा हूँ, तो प्लांट क्या रिलीज करेगा, प्लांट यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और उस ऑक्सीजन का हेल्प से ये चूहा भी जिंदा रहेगा, और उस ऑक्सीजन के हेल्प से मोमबत्ती भी जलते रहेगा। यानी कि तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन आपस में जम रहा है, और तीनों सरवाइव कर पा रहे हैं। चूहा भी सरवाइव कर रहा है, मोमबत्ती भी सरवाइव कर रहा है, और प्लांट भी सरवाइव कर रहा है। यानी कि प्लांट का इम्पोर्टेंस कितना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या था कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किसने किया, इस एक्सपेरिमेंट को प्रिस्टले ने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को करके इन्होंने बताया कि प्लांट जो है रिलीज, कुछ तो ऐसा है जो प्लांट रिलीज करता है, कुछ तो ऐसा है जो प्लांट रिलीज करता है जिसके कारण एयर जो है वो प्यूरिफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट लाइन क्या है। वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है, यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट का बात है कि प्लांट री स्टोर द एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग स्टार भी बना लेंगे। यहाँ पे प्रिस्टले में यही लाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे यहाँ पे। वो क्या बात है कि प्लांट री स्टोर टू द एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। पता चल गया, बहुत अच्छा। और कुछ कुछ फालतू वाले क्वेश्चन भी पूछ देंगे, हाँ, कि प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट में कौन सा पौधा लिया, ये सब फालतू के बातें हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको जानकारी होना चाहिए, एनसीईआरटी में ऐसे बात दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कभी कभी, तो एक बार इसको पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेन मैं बातें बता दे रहा हूँ क्या बातें थी, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं फालतू की। हाँ, उन्होंने मिंट का पौधा लिया, अरे भैया क्या पौधा लिया, अब उनका पूछ देगा कि प्रिस्टले का जन्म कब हुआ था। ये सब बातें सही नहीं ना, क्वेश्चन लायक जो बातें हैं उस अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें वो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिंट का पौधा लिया था। ठीक है, और बेल जार लिया था, एक चूहा लिया था, और एक क्लोज था। जो बेल जार था वो क्लोज था। ठीक है, ये बातें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट यहाँ से होते हैं कंप्लीट। क्या इस साइंटिस्ट के बारे में आप कभी भूल पाएंगे चाहकर भी? अब नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पे यही रोल है जोसेफ प्रिस्टले का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बोला गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। यानी कि आपको सेटअप को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, और आपको क्या कर देना है, अंदर में जो कैंडल है उसको जला भी देना है। जैसे कि ये जार तो आपका क्लोज है और आपको जलाना भी है कैंडल, कैसे जलाएंगे, कैसे जलाएंगे? और दूसरा तरीका कुछ दिख रहा है? सोचिए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि एक बेल जार है। ठीक है, एक आपके पास बेल जार है, और इसमें आपके पास एक मोमबत्ती है ऐसे। ठीक है, और इस मोमबत्ती को आपको जलाना है, और इस सेटअप को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, इस बेल जार को ओपन कुछ नहीं करना है। तब आप कैसे करेंगे? कुछ सोच सकते हैं? बाहर से जलाना है, अंदर मोमबत्ती है। तो स्पार्क से इसको हम लोग जला सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क वगैरह से हम लोग इसको जला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हवा नहीं चाहिए होता है।
आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज बाई प्रिस्टले। अब देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है कि जो सेटअप का यूज प्रिस्टले ने किया था, उसी सेटअप का यूज किसने किया? दूसरा का साइंटिस्ट का नाम है इंजेनहॉज ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पे है कि यूजिंग सिमिलर सेटअप वन यूज बाई प्रिस्टले बट बाई प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। सेम सेटअप का यूज किया, लेकिन एक को किस में रखा? एक को डार्क में रखा, एक को सनलाइट में रखा, और जिनका नाम क्या था? जैन इंजेनहॉज। जैन इंजेनहॉज नाम से पता चल रहा है कुछ ये इंजन चलाने की बात कर रहे हैं। नाम से पता चल रहा है कुछ ये इंजन चलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैन इंजेनहॉज ने क्या किया कि एक को डार्क में रखा, दूसरा को सनलाइट में रखा, और इन्होंने क्या बताया कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फॉल्ड बाय बर्निंग कैटल एंड ब्रीदिंग एनिमल। उन्होंने ये बताया कि जो डार्क में रख रहे थे काम नहीं बन रहा था। प्रिस्टले ने तो बता दिया एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन इंजेनहॉज आए और इंजेनहॉज ने क्या बताया कि सनलाइट का जरूरत है। इंजेनहॉज ने क्या बताया? इंजन को चलाने के लिए सनलाइट का ज़रूरत है। तो सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स। क्या इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा बात है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सनलाइट का ज़रूरत है किसके लिए? सेम सेटअप है, एक को डार्क में रख दिए, एक को इसमें रख दिए। क्या डार्क में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं होता है ना, नॉर्मल अगर देख रहे हैं तो डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या डार्क रिएक्शन में केवल और केवल क्या होगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो रेस्पिरेशन से केवल CO2 निकलेगा, और ऑक्सीजन निकल ही नहीं रहा है, और केवल ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन यहाँ पे चूहा कर रहा है। चूहा कर रहा है ना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, चूहा कर रहा है। क्या बर्निंग कैंडल कर रहा है? वो भी कर रहा है, और यहाँ तक कि प्लांट भी कर रहा है। भाई रेस्पिरेशन करने के लिए उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, प्लांट को भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, इंजेनहॉज का एक्सपेरिमेंट था, और इन्होंने किस में रखा? इन्होंने एक को सनलाइट में रख के देखा, दूसरा को डार्क में रख कर देखा, और इस कारण से ये पता लगा पाए कि सनलाइट का ज़रूरत है। बहुत अच्छा। तो दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़े। पहला साइंटिस्ट प्रिस्टले के बारे में पढ़े। प्रिस्टले ने क्या बताया कि कुछ तो ऐसा है जो चूहे और जलता हुआ मोमबत्ती जो हैं वो गंदा कर रहे हैं हवा को, और उसको प्यूरिफाई करने का काम जो है कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। मिंट प्लांट कर रहा है, पुदीना का पौधा कर रहा है। लेकिन आगे जब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सनलाइट है, जैसे प्लांट प्रोसेस सनलाइट का ज़रूरत है, ये बात किसने बताया? ये बात इंजेनहॉज ने बताया। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। इंजेनहॉज इन एन इलेजेंट एक्सपेरिमेंट विथ एक्वेटिक प्लांट showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while the dark they did not। देखिए यहाँ पे, और इंजेनहॉज का एक्सपेरिमेंट क्या था? इंजेनहॉज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहला तो सनलाइट उसमें रख के देखा उसका प्रिस्टले वाला सेटअप को। दूसरा का उन्होंने क्या किया कि एक्वेटिक प्लांट लिया। उन्होंने क्या किया कि एक्वेटिक प्लांट लिया। ठीक है, कोई एक्वेटिक प्लांट है, मान लीजिए ये देख लीजिए एक्वेटिक प्लांट है, और एक्वेटिक प्लांट है, और उन्होंने क्या किया इस पर कि एक्वेटिक प्लांट कहाँ पे रहते हैं? पानी में ही तो रहते हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट पानी में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसको ब्राइट सनलाइट में रखा, और ब्राइट सनलाइट में रखा तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे सनलाइट पड़ रहा था, जिस पार्ट पे मान लीजिए इस पत्ता पे सनलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहे थे? यहाँ पे रिलीज हो रहे थे ऑक्सीजन के बबल। यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल रिलीज हो रहे थे। ठीक है, और ऑक्सीजन के बबल यहाँ पे क्या हो रहे थे? रिलीज हो रहे थे ऑक्सीजन के बबल। लेकिन अगर मान लीजिए ये पार्ट अगर है डार्क में है, तो जब ये पार्ट अगर डार्क में है तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन का बबल रिलीज होंगे? नहीं होंगे।
जब यहाँ से ऑक्सीजन का बबल रिलीज नहीं होंगे तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि सनलाइट जहाँ पे पड़ेगा केवल वहीं से ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हेंस इज शोड दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, केवल और केवल ग्रीन पार्ट ही हैं जो कि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ओनली द ग्रीन प्लांट। एनसीईआरटी का लाइन आपको पता रहेगा, एनसीईआरटी के लाइन से आप वास्ता रखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा बाकी चीज़ों का। जितना बार आप एनसीईआरटी को पढ़ें उतना बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने क्या बताया कि बबल रिलीज कर रहे थे, वो बबल किसके थे? ऑक्सीजन के ही तो थे। बहुत अच्छा, दो साइंटिस्ट के बारे में क्लियर हो गया आपको। पहला साइंटिस्ट प्रिस्टले, दूसरा साइंटिस्ट इंजनहॉस। इंजनहॉस ने क्या बताया? सनलाइट का ज़रूरत है। क्या डार्क में करेंगे तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, बबल जो रिलीज किए पानी में वो किसके बबल थे? ऑक्सीजन के बबल थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जूलियस वॉन-सैक। अब हम लोग 1774 से 1854 में आ गए। लगभग कितने साल का फासला हमने तय किया? 80 साल का फासला तय किया। 80 साल में हमने क्या बताया? 80 साल में हमने बताया, शुरुआत में तो हम बता रहे थे कि प्लांट कुछ तो है जो हवा को प्योर कर रहा है प्लांट में, और 80 साल हमको लग गया ये बताने में कि जब प्लांट ग्रो करता है तो वहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ये बात बताने में कितने साल लग गए? 80 साल लग गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूलियस वॉन-सैक 1854 की बात है और 1774 से बात स्टार्ट हुआ था। इन्होंने सैक ने क्या बताया? वॉन-सैक ने क्या बताया कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ग्लूकोज का जब प्रोडक्शन होता है कब? जब प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, यानी कि प्लांट जब ग्रो कर रहा है तो उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। और ग्लूकोज किस में स्टोर होता है? ग्लूकोज स्टार्च में स्टोर होता है। बहुत अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ही बताया, सैक ने ही क्या बताया? सैक जब बाद में स्टडी किए तो उन्होंने क्या बताया कि क्लोरोफिल जो है कहाँ पे रहता है? क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो क्लोरोफिल का जो लोकेशन है वो किसने बताया? जो क्लोरोफिल का जो लोकेशन है वो किसने बताया? सैक ने बताया। तो सैक का दो काम, पहला प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा का क्लोरोफिल का लोकेशन। सैक का दो काम, देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इधर ऐसे लिख लेंगे साइड में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे साइड में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आराम से कि सैक का दो काम है। ठीक है, पहला काम इन्होंने क्या बताया है? पहला काम इन्होंने बताया है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। पहला काम बताया है इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। और दूसरा का काम क्या बताया है इन्होंने? दूसरा काम क्या बताया है? बताइए। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दो काम किसने बताया? एक काम बताया इंजनहॉस ने। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, इंजनहॉस ने नहीं, वॉन-सैक ने। इंजनहॉस ने तो ये सनलाइट के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो बबल रिलीज कर रहे थे पानी में, जो सनलाइट के पार्ट में रखा गया था, वो ऑक्सीजन का बबल था। और एक साइंटिस्ट आए थे प्रिस्टले ने क्या बताया ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं 1854 के बाद अगला साइंटिस्ट आते हैं T.W. एंगलमैन। नाम क्या है इनका? T.W. एंगलमैन। यहाँ पे देखिए इस साइंटिस्ट के बारे में, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए। T.W. एंगलमैन
दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो एंगलमैन, नाम क्या है? एंगलमैन, TW एंगलमैन। एंगलमैन का काम क्या है? नाम है, देखिए एंगल, नाम में क्या आ रहा है? एंगल, नाम में आ रहा है ना एंगल, ठीक है, नाम में आ रहा है एंगल। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म पे इन्होंने वाइट लाइट को डाला, और प्रिज्म पे जब वाइट लाइट को इन्होंने डाला, तो जो प्रिज्म से क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि प्रिज्म से यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइट है वो स्प्लिट करता है, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया, ठीक है, और स्प्लिट किया तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ कुछ हमें क्या मिलता है, अलग अलग स्पेक्ट्रा के लाइट मिलते हैं ना, मिलते हैं। तो कैसे कैसे मिलते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार से मिलते हैं हमें। तो उन्होंने देखा, एंगलमैन ने क्या किया कि प्रिज्म लिया और प्रिज्म में जो लाइट है उसको क्या किया, स्प्लिट किया। तो आपसे बोला जाएगा कि लाइट को स्प्लिट किसने किया? लाइट को स्प्लिट किसने किया? एंगलमैन ने किया। लाइट को स्प्लिट किसने किया? एंगलमैन ने किया। तो यहाँ पर देखें कि प्रिज्म का यूज किया एंगलमैन ने, और एंगलमैन ने क्या किया? लाइट को स्प्लिट किया। यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि लाइट को स्प्लिट किया इन्होंने, एंगलमैन ने, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंटों पे। और उन्होंने क्या लिया? एक ग्रीन अलगा लिया, और ग्रीन अलगा का नाम क्या था? उस ग्रीन अलगा का नाम था क्लैडोफोरा। और क्लैडोफोरा को कहाँ रखा उन्होंने? एरोबिक यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, क्लेरोफोरा को वहाँ पे रखा जहाँ पे क्या थे? एरोबिक बैक्टीरिया थे। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे इधर क्या था? एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, क्लेरोफोरा रखें और इसमें क्या रखे? एरोबिक बैक्टीरिया रखे इस मीडियम में, ठीक है, इस मीडियम में यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे, और क्लेडोफोरा भी होगा। क्लेडोफोरा क्या है? ग्रीन अलगा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे हरा है और वो जहाँ पे लाल है, नहीं, जहाँ पे ब्लू है और जहाँ पे लाल है, तो ब्लू और लाल वाले रीजन में, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू और लाल वाले रीजन में वहाँ से क्या निकला? ब्लू और लाल वाले रीजन में यहाँ से कुछ निकला नहीं। यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो बहुत ज़्यादा उनका संख्या बढ़ गया है। तो इससे हमें क्या पता चला? एरोबिक बैक्टीरिया accumulated in blue and green region of spectrum. Why? क्योंकि वहीं से तो ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट हैं वहीं से तो ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, इस कारण से ही तो ज़्यादा वहाँ पे हैं। अब आपको पता करना होगा कि वहीं से ऑक्सीजन का रिलीज क्यों ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ तक हमें बात पता चल गया कि जो सनलाइट हमें मिल रहा है, तो सनलाइट का हम ऑक्सीजन बनाने के लिए सबका ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर हमें ब्लू और रेड का ज़रूरत है। तो ब्लू और रेड का ज़रूरत है। और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इस प्रकार से डिस्क्राइब होता है फोटोसिंथेसिस का। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। जैन इंजनहॉल्स। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय जैन इंजनहॉल्स। और ये किसे रिसेंबल कर रहा है? जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये किसे रिसेंबल कर रहा है? ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिसेंबल कर रहा है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के मिडिल में, लगभग में 1850 के बारे में बात कर रहा है कि द की फीचर ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नॉन, नेमली दैट द प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। अब यहाँ पे लोगों को पता चल गया था कि प्लांट जो हैं किसका यूज करते हैं,
CO2 और वाटर का यूज करते हैं किसको बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए, और इसका एम्पिरिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो एम्पिरिकल इक्वेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन को, CO2 और H2O ले रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बना रहा है, CH2O बना रहा है और O2 बना रहा है, ठीक है। यही तो ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे N होता है ना, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे N लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर ऐसे N लिख दीजिए। तो जब N लिखेंगे तो N के जगह मान लीजिए आप 6 रख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C6H12O6। बहुत अच्छा। तो ये जो लिखा गया है एम्पिरिकल फार्मूला लिखा गया है ना, है हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला लिखा गया है। तो बहुत अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज का रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ तक आपके जो साइंटिस्ट जितने भी दिए गए थे NCERT में, वो सब साइंटिस्ट जो हैं वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब आगे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना NCERT में साइंटिस्ट दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है। तो साइंटिस्ट वाला बात जो है क्लियर होता है, साइंटिस्ट का बात क्लियर होता है कि नहीं आपको? क्या साइंटिस्ट में अब आपको दिक्कत है? टोटल हमने कितने साइंटिस्ट को पढ़ा? सबसे पहले मोल्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, हाफ लीफ वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट था जो, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि CO2 का ज़रूरत पड़ता है स्टार्च को बनाने के लिए। इसके बाद कौन साइंटिस्ट आए, इसके बाद आए प्रिस्टले। प्रिस्टले ने क्या बताया, ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया। और प्रिस्टले ने क्या बताया कि प्लांट जो है रिस्टोर करता है एयर को, जो, और प्लांट जो है, प्लांट का जो हवा एयर जो है वो ख़राब किसके द्वारा किया जा रहा है, बर्निंग कैंडल और चूहे के द्वारा। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आते हैं, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कौन, एंगलमैन। एंगलमैन आते हैं, नहीं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जूलियस वॉन सैक, नहीं, जूलियस वॉन सैक से प्रिस्टले के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है इंजनहॉज। इंजनहॉज ने क्या बताया, सनलाइट का ज़रूरत है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, इंजन चलाने के लिए। और उन्होंने क्या बताया कि जहाँ पे बबल निकल रहा था, तो जहाँ पे बबल निकल रहा था वो बबल किस चीज़ के थे, बबल थे ऑक्सीजन के। कहाँ पे बबल निकल रहा था, जहाँ पे सनलाइट था। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सैक, जूलियस वॉन सैक। और जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और प्लांट में, और स्टोर किस में हो रहा है, स्टार्च में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ग्रोविंग प्लांट स्टोर स्टार्च, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, स्टार्च का स्टोरेज हो रहा है। बात किसने बताया, जूलियस वॉन सैक ने बताया। जूलियस वॉन सैक ने ही बताया कि क्लोरोफिल कहाँ पे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ये बात किसने बताया, जूलियस वॉन सैक ने बताया। NCERT के लाइन जो है आपको याद भी होना चाहिए, जब आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे ना अंडरलाइनर को, तो आपको पता भी चलेगा। और नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं TW एंगलमैन। आप ये मत देखें कि मेरे आधे घंटे साइंटिस्ट में ही चले गए, अरे भैया आधे घंटे साइंटिस्ट में चले गए, साइंटिस्ट तो क्लियर हो गया ना। आप 5 मिनट लगाकर पढ़ेंगे ना, तो आपके बाद के जो आउटपुट है ना वो भी 5 मिनट का ही होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर भूल भी जाएंगे 5 मिनट में ही। आधे घंटे लगाकर पढ़ेंगे तो हाँ थोड़ा कायदे से समझ पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में ये चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या किया कि एंगल पे तोड़ा, प्रिज्म का यूज किया और तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। एंगलमैन एंगल पे सबको तोड़ दिया अलग अलग। रेड और ब्लू रीजन में क्या हुए, ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का अकुमुलेशन होता है रेड और ब्लू रीजन में, और रेड और ब्लू रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया का ज़्यादा अकुमुलेशन होता है। बहुत अच्छा, चलिए तो साइंटिस्ट क्लियर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से आगे का पार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।